नमस्कार, मैं विजय भाटोटिया गुड़गांव से एक लेखक, एक अभिनेता, एक निर्देशक आज सोशल टॉक के माध्यम से अपनी जीवन यात्रा लेकर आया हूं। साथियों, आज के इस पड़ाव को शुरू करते हैं अपने बचपन से, उस क्लास से जहां पर बच्चे अभी कुछ आदतें सीख रहे होते हैं। मैं अपनी बातें आपसे वहीं से साझा कर रहा हूं। अभिनय है मेरा, ये अपना पर्सनल अनुभव है कि गॉड गिफ्टेड होता है। बच्चा माँ के पेट से ही लेकर आता है, सीख कर आता है। इसका एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल अभिमन्यु है। ठीक उसी तरह मुझ में बचपन से ही अभिनय की बहुत लालसा थी, बहुत जिज्ञासा थी। लेकिन इससे पहले मैं अपनी ये पड़ाव शुरू करता, इससे पहले एक एक्सीडेंट में, एक दुर्घटना में मेरे को फिजिकल हानि हुई और मेरे पैर में चोटें आई, जिसकी वजह से अभी तक वो ठीक नहीं हो पाई हैं और अभी तक मुझे सह देती हैं जब मैं डिफरेंट कैरेक्टर्स अपनी लाइफ में करता हूँ। खैर, मैं बात कला की कर रहा था। मुझे याद है अच्छे से, सभी के क्लास सिलेबस में जब आप 5वीं या 6वीं में रहे होंगे तो एक नाटक लिखा होता था, यक्ष युधिष्ठिर संवाद। मैंने 5वीं क्लास में वो नाटक को न केवल निर्देशित किया बल्कि एक्ट भी किया। उसके बाद हम जब 6ठी क्लास में जाते हैं तो एक चैप्टर आता था जयद्रथ वध जी। वैसे ही वो नाटक भी मैंने अपने निर्देशन में किया और अपने अभिनय से भी किया। मैं एक और बात बता दूं कि मेरा जन्म गांव पाली, जिला रेवाड़ी में हुआ था और मेरी प्राइमरी एजुकेशन भी वहीं से थी। सो ये मेरे प्राइमरी एजुकेशन के बाद कुछ वर्षों के लिए मैं दिल्ली चला गया पढ़ने के लिए। जब वापस रेवाड़ी लौट कर आया, फिर से पढ़ाई के साथ सब यात्रा ये शुरू की और रामलीलाएं उन दिनों में बहुत होती थी। तो यकीनन क्योंकि मेरा अभिनय में या निर्देशन में शौक रहा है, तो बच्चों की टीम मैंने इकट्ठी की और एक पूरी रामलीला मैंने, मुझे अच्छी तरह से याद है, 10वीं क्लास में डायरेक्ट की थी अपने मोहल्ले के बच्चों को लेकर। एक चैप्टर खत्म हुआ, 10वीं की कॉलेज में चले गए। कॉलेज में क्योंकि पारिवारिक जो पृष्ठभूमि थी वो बड़ी पॉलिटिकल सी भी थी और सोशल भी थी, तो जाहिर है कॉलेज में जाके हमने राजनीति शुरू की। केएलपी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में ही मैं एबीवीपी से वाइस प्रेसिडेंट मनोनीत हुआ था। लेकिन उसके बाद चूंकि मेरे पड़ोस में रहते थे प्रोफेसर ए.के. गुप्ता, घर आना जाना था, तो एक बार उन्होंने कहा कि तू क्या इस राजनीति करता रहता है, चल नाटकों में आ जा। मुझे ऐसा लगा जैसे सोई हुई चेतना फिर जागी। सेकेंड ईयर से मैंने कॉलेज में प्ले फिर शुरू किए। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर 2 साल कॉलेज की तरफ से जो प्ले किए, यकीनन शायद अभिनय ठीक रहा होगा। मुझे कॉलेज की तरफ से जब मैंने बीकॉम किया 82 में, तो मेरिट सर्टिफिकेट मिला इन कनेक्शन विद एक्टिंग। और यही नहीं, इसके अलावा मेरा सांस्कृतिक शौक, मेरा सामाजिक शौक, मेरा लेखन, उसका नतीजा ये हुआ कि मैं जब बीकॉम फाइनल ईयर में था तो मैं जो कॉलेज से एक मैगजीन निकलती है, हमारे कॉलेज की मैगजीन का नाम था जिज्ञासा, उसका मैं स्टूडेंट एडिटर था। हमारे कॉलेज में कॉमर्स एसोसिएशन थी, उसका मैं प्रेसिडेंट था। और चूंकि लिटरेरी में भी मेरा शौक था तो हमारे कॉलेज में लिटरेरी एसोसिएशन थी, उसका मैं प्रेसिडेंट था। इसके अलावा कॉलेज में जो यूथ फेस्टिवल्स होते हैं उसमें नाटकों में भाग लेना या डिबेट्स वगैरह में भाग लेना, स्किट्स में भाग लेना, ये सब मैंने किया। और उसी का प्रतिफल था कि जैसा मैंने कहा कि मुझे कॉलेज से मेरिट सर्टिफिकेट मिला, वो ऐसा कुछ बैच सा। और वो मुझ में एक सामाजिक आदत थी जो बहुत अच्छी थी, मैं ब्लड डोनेट करता रहता था। कॉलेज समय में मैंने किया और आज तक इस उम्र के पड़ाव तक मैं 18 बार ब्लड डोनेट भी कर चुका हूँ। ये मेरा ऑप्शनल है, बट कॉलेज में ऐसा नहीं, कॉलेज में कैंप लगता था तभी। एक बार तो मुझे याद है मैं रोहतक मेडिकल कॉलेज आया क्योंकि मैं बीकॉम कर चुका था, तो यहाँ आकर अपना ब्लड दे के गया। ये मेरा एक थोड़ा सामाजिक चाव भी रहा है। बस बीकॉम करते ही नौकरी लग गई इफ्को। मैं बहुत सौभाग्यशाली था कि मुझे ये संस्था मिली और 40 साल की सेवा के बाद मैं 2022 में इफ्को से सेवानिवृत्त हुआ। जाहिर है बीकॉम करते ही चूंकि नौकरी लग गई तो आगे के बहुत सारे रास्ते बंद हो गए, हो भी जाने चाहिए। जब आप नौकरी लग गई हैं तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। लेकिन नाटक करने की या रंगमंच करने की मेरी आदत मुझे बार बार अंदर से कुरेदती रहती थी। नतीजा ये हुआ कि बहुत ईमानदारी के साथ कि उन दिनों में ये बड़ा पॉसिबल था मेरे लिए कि मैं जो भी स्टेशन इफ्को में चाहता वो मुझे मिल जाता। लोग सब अपने घर चाह रहे थे क्योंकि उस समय मैं रेवाड़ी में रहता था, तो मैं रेवाड़ी में भी स्टेशन ले सकता था, कहीं पे भी ले सकता था। लेकिन मैंने जानबूझकर दिल्ली का स्टेशन मांगा
क्योंकि दिल्ली में नाटक होते थे और मेरे को नाटक करने थे। तो बस नौकरी करता रहा, मंडे हाउस गया, वहाँ ऐसे ही एक दो ग्रुप के साथियों से मिला। आहिस्ता आहिस्ता 1988 में मैंने दिल्ली में एक श्री राम सेंटर फॉर आर्ट एंड कल्चर एक इंस्टीट्यूशन है, वहाँ से एक्टिंग में वो लोग डिप्लोमा वगैरह देते थे, तो वो मैंने किया और मेरी शादी भी हो गई। जिम्मेदारियां डबल हो गई क्योंकि शादी भी हो गई और नौकरी का भार। लेकिन चूंकि मैं बहुत मर्मज्ञ था इस काम के लिए, रंगमंच के लिए, तो मैंने इसको दूर नहीं जाने दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी गुड़गांव में पोस्टिंग थी और मैं शाम को 6 बजे ऑफिस बंद करके बस से, उस समय बस होती थी, बस में चलता था, बाद में स्कूटर भी ले लिया, दूसरी चीज़ें भी आ गई, रेवाड़ी पहुंचता था। रेवाड़ी पहुंचते ही बस स्टैंड के पास एक होटल था, वहाँ हमने एक ग्रुप बनाया था जब 88 में मैंने कोर्स किया था, बंजारा नाम से। बंजारा एक सांस्कृतिक संस्था के नाम से। तो शहर के सभी साथी या इस तरह के जो प्रेमी होते थे, रंगमंच प्रेमी, वो आ जाते थे। तो घर में हमेशा 9-10 बजे पहुंचता था। पारिवारिक जिम्मेदारियों से भी थोड़ा हटता रहा, जाहिर है बहुत सारा न्याय नहीं कर पाया कि जो आदमी सुबह 7 बजे अपना वो टिफ़िन लेके निकल जाए और रात को 10 बजे आए। तो मैं सलाम करता हूँ मेरी बेटर हाफ को, जिन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया डेफिनेटली। और किसी भी आदमी के जीवन में ऐसा सुना भी है कि औरत बहुत बड़ा सहारा होती हैं। सो ये सब चलता रहा। 1988 में एक फिल्म थी, जगत जाखड़, अच्छे रिनाउंड एक्टर रहे हैं हरियाणा के, वो एक फिल्म कर रहे थे मुकलावा, उसमें मुझे काम करने का मौका मिला। उसके बाद फिर एक हरियाणवी फिल्म थी पुजारी। वो टीम चूंकि बॉम्बे से थी और जो कैरेक्टर में कर रहा था चौधरी करण सिंह का, वो डबल रोल में था और बड़ा कैरेक्टर था। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और मैंने वो कैरेक्टर किया, तो मैंने फिर की पुजारी। उसके बाद देवी शंकर प्रभाकर जी, आप सभी जानते होंगे उनको, वो एक फिल्म कर रहे थे, उसका नाम था जाटनी। सो जाटनी फिल्म में भी मेरी उम्र कितनी रही होगी, मतलब 22 और 8 30 के आसपास, और मैडम उषा तो शायद 35-38 की रही होंगी। मैंने उनके ससुर का रोल किया, फादर इन लॉ का। आई प्लेड दैट रोल इन जाटनी फिल्म। उसके बाद चूंकि थिएटर मेरा चल ही रहा था, फिल्मों की तरफ एक लगाव हो गया था, तो फिर मैं कुछ ड्यूट सा हो गया, मतलब कि घर की जिम्मेदारियां, डेफिनेटली बच्चे भी हो गए थे, पर मैं लगा रहा। 92 में एक फिल्म की मैंने, हरियाणवी, अपने हुए पर आए। उसके बाद 95 में मुझे मौका दिया, क्योंकि मैं 91 में एक बार बॉम्बे गया था, तो 95 में मुझे मौका दिया। केशव राठौड़ एक बहुत बड़े राइटर हैं, वो हरियाणा के लिए एक फिल्म लिख रहे थे, छोरी नट की। तो उन्होंने अपना विश्वास मुझ में जताया और उसका राइटिंग का काम, डायलॉग्स का काम और एक बढ़िया कैरेक्टर जो पुनीत ईश्वर को कभी उन्होंने दिया था, साइन भी कर लिया था पुनीत ईश्वर को उस कैरेक्टर के लिए, लेकिन केशव जी की रिकमेंडेशन से बॉम्बे की टीम ने मुझे हायर किया। जैक गॉड होते थे, हमारे हरियाणा से ही थे, नारनौल के आसपास के, वो उसके हीरो भी। खैर एनीवे, ये सब चलता रहा। 95 में फिर मैंने छोरी नटकी की। इन द मीन टाइम था बैक्टीरिया एक्टिंग का, तो बॉम्बे भी आना जाना हो गया। थोड़ा अजीब सी बात बता रहा हूँ कि त्रिमूर्ति एक फिल्म थी, मैंने उसमें भी एक कैरेक्टर किया। वो होता क्या है कि आज के समय भी ऐसा होता है कि जब बड़ी कास्ट आपके सामने होती है, तो जो न्यू कमर्स होते हैं, छोटे एक्टर होते हैं, उनके रोल को एडिट कर दिया जाता है, या ज़रूरत होती है उतना ही रख पाते हैं। तो ऐसा हुआ मेरे साथ, पर त्रिमूर्ति में भी 3 सीन हैं मेरे। खैर इस तरह मैं लगा रहा। और एक बात मैं बतानी भूल गया, हाँ, चौथा जो मेरा पिलर था, वो मैंने पढ़ाई अपनी नहीं छोड़ी। मैं बीकॉम करते ही नौकरी लग गया था 83 में। उसके बाद मैंने एमकॉम किया, मैंने एमए किया, मैंने लॉ किया, सब चलता रहा। मैंने डिप्लोमा की एक्टिंग में, जो मैंने आपको बताया 1988 में श्री राम सेंटर फॉर आर्ट एंड कल्चर से, और जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में मैंने एक डिप्लोमा किया, जो मेरे पेपर 2 रहने की वजह से रह गया, बट मैंने आउट ऑफ 6 4 पेपर्स क्वालिफाई कर लिए थे। तो ये मेरा पैरेलल ट्रैक चल रहा था। और चूंकि मैं मैगजीन का एडिटर रहा हूँ, जैसे मैंने बताया कॉलेज की मैगजीन का, तो लिखने का भी मुझ में उतना मादा था, थोड़ा चाव था लिखने का। मेरे फादर साहब ने भी 2 किताबें लिखी, एक बायोग्राफी है राव विंदर सिंह जी पे और एक किताब और, तो आर्टिकल भी हो सकता है, वो भी मेरा एक पैरेलल वजह चलती रही। इसलिए मुझे 95 में छोरी नटकी लिखने को मिली पहली बार। बस ऐसे ही जीवन चलता रहा। और एक जिज्ञासा सी होती थी, एक उमंग सी होती थी, कुछ ज़्यादा किया जाए। पैर मेरा, क्योंकि मैंने आपको बताया एक्सीडेंट से मैं शिकार हो गया था, तो एक लिंपिंग कंटिन्यू आ गई थी, जो एक साइकोलॉजिकल बड़ा सेटबैक होता है, मैं तो समझ सकता हूँ, क्योंकि इस बीमारी का मरीज हूँ। ये सब चलता रहा, तो मुझे लग रहा था कि कुछ ज़्यादा करना चाहिए। संस्था ने मुझ पर बहुत मेहरबानी की और मेरे रिक्वेस्ट पे मुझे बॉम्बे ट्रांसफ़र दे दिया 2002 में, और 2012 तक मैं वहाँ रहा 10 साल। 10 साल में सैलरी बहुत कम होती थी उन दिनों में। अच्छे से बॉम्बे में रहा, बच्चों को पढ़ाया और अपने इस शौक को पाले रखा। फिर शौक नहीं बल्कि प्रोफेशन सा बन गया था, क्योंकि बॉम्बे में शौक नहीं होता जी। उस दौरान मैंने बहुत कुछ किया।
बहुत सारे सीरियल्स किए, बहुत सारी एड्स की, छोटे छोटे रोल, बहुत बड़े कैरेक्टर्स तो नहीं मिले, छोटे छोटे फिल्मों में रोल भी किए। तो 2002 में मैंने अपनी संस्था से एक रिक्वेस्ट की और उन्होंने, मेरी संस्था के एमडी साहब ने या मार्केटिंग डायरेक्टर साहब ने मेहरबानी की और मेरा ट्रांसफ़र बॉम्बे कर दिया। क्योंकि बॉम्बे में गया ही एक उद्देश्य के साथ था, वरना इतने महंगे शहर में एक 30-35 हज़ार रुपये की सैलरी, 2 बच्चे, एक धर्मपत्नी, रहने को मकान, बच्चों की पढ़ाई, ये सब जिम्मेदारियां बढ़ गई थी घर में। उस समय तक फादर मेरे एक पैरालिटिक अटैक के शिकार हो गए थे, तो वो एक जिम्मेदारी अलग से थी। लेकिन चूंकि पता नहीं कि लगन अजीब सी थी, चाहत थी, मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा था, चला जा रहा था। हाँ, एक बात पक्का था कि कई बार क्योंकि काम, आप जब बाहर 2-2 काम ढूंढ रहे होते हो तो एक काम को जस्टिफाई नहीं कर सकते, 2 नावों में सवार होना जैसी बात है। कई बार ऐसा भी हुआ मेरे साथ, शायद डिपार्टमेंट से इतना बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं मिला हो या फिर फिल्मों से नहीं मिला हो, लेकिन मैं चलता रहा। फिर मुझे लगा कि हरियाणा के लिए कुछ करना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा कि पहले 1988 में हमने एक सांस्कृतिक ग्रुप की स्थापना की थी बंजारा के नाम से, और 2004 में एक लाइक माइंडेड फिल्म्स के नाम से एक बैनर को हमने रजिस्टर करवाया हमारे रेवाड़ी के कुछ साथियों ने हमारे साथ मिलकर, और उस बैनर के तहत हमने एक फिल्म की, पीहर की चुंदड़ी। चूंकि मैं उसमें मेन अभिनय भी कर रहा था, मैंने लिखा भी था डायलॉग्स को, तो जब निर्देशन की बारी आई तो मुझे बताया था, हम लोग लेमैन होते हैं, कि ये प्रोफेशनल काम है, तो वहाँ पे डिपार्टमेंट पे कोई एक्शन होगा तो हमारे साथी थे यश चौहान जी को, उनको ये जिम्मेदारी दी और मैंने पूरा हरियाणा ग्राफ उनको दिया। आल्दो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, लेकिन बताया। तो पीहर की चुंदड़ी में फिर हमको लगा कि कुछ कर रहे हैं और बॉम्बे में रह के कर रहे हैं, तो कुछ बड़ा सा किया जाए। बड़ा सा किया जाए मतलब कुछ अच्छे एक्टर या तो स्कूल से हों, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, या फिर बेसिक बॉम्बे से हों। तो मैंने गोविंद नामदेव जी, मैं उनको अपना टीचर भी मानता हूं, क्योंकि जब मैं एक्टिंग कोर्स कर रहा था उन्होंने मेरे को कुछ पढ़ाया था, अलग से पढ़ाया था, अलग से मतलब आउट ऑफ कोर्स भी कुछ क्लासेस लेते थे पर्सनल रिलेशन की वजह से। रिलेशन यही था कि मैं आदर बहुत करता था उनका। सो उनसे रिक्वेस्ट की, आल्दो वो एक बड़ा नाम मुकाम बना चुके थे फिल्म इंडस्ट्री पे, लेकिन मेरे निवेदन पे उन्होंने सहज स्वीकार किया और उन्होंने एक कैरेक्टर करना मेरे साथ करने का उन्होंने हाँ भी भर दी। एक साथी हैं रघुवीर यादव, बहुत बड़े एक्टर है, मैसी साइम में इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुका था। एक उस तरह का कैरेक्टर था, उनके पास भी गया मैं, पर मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने भी कहा कि करते हैं। तो इस तरह की कुछ कास्टिंग सेटअप बनाया। कुछ बॉम्बे के कुछ और भी लोग थे, 2-4 वो नाम मैं बता रहा हूँ जो काफ़ी फेमस हैं। तो हमने पीहर की चुंदड़ी एक फिल्म की, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, क्योंकि हरियाणा के अंदर फाइनेंशियल कोई कहता है कि कोई फिल्म बहुत हिट विट हुई, तो मुझे लगता है कि वो अपने आप से बेईमानी कर रहे हैं, क्योंकि रिस्पॉन्स हरियाणा के लोगों का नहीं है। तो फाइनेंशियल रिस्पॉन्स तो उतना नहीं मिला, लेकिन स्क्रिप्ट वाइज, डायलॉग वाइज, एक्टिंग वाइज, कास्टिंग वाइज लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। और उसके पैरेलली चूंकि मैं बॉम्बे चला गया था, तो कुछ हिंदी फिल्में और हिंदी सीरियल्स भी मैंने करने शुरू कर दिए थे। लाइक एक ऐड आती थी, थोड़ा आगे एकदम स्पीड से आगे बढ़ रहा हूँ, 2010 में, वो व्हाट एन आइडिया सर जी, अभिषेक के साथ, वो ऐड की, टाटा टी की ऐड की, आइसर ट्रैक्टर की ऐड की, कुछ एक साइकिल पाउडर होता, 10-12 ऐड की, बहुत सीरियल्स की 10-12। और नंबर्स इसलिए गिनवाने जरूरी नहीं, क्योंकि अब मैं अगर 10 की कोई बात करूं, या श्रीदेवी जी का एक सीरियल था, हमारी बहू मालिनी अय्यर, इस तरह के नाम लूँ, कोई बेईमानी होगी इस समय, लेकिन उस तरह के सीरियल्स भी किए। इसके साथ साथ फिल्में, मेरे को एक फिल्म मिल गई अचानक, बहुत बढ़िया, नाम था उसका कॉकटेल द अल्टीमेट डेथ। उसके बाद कॉकटेल एक और भी बनी थी, उसमें इत्तेफाकन मेन विलेन का रोल उन्होंने मुझे दे दिया। उसमें पुनीति सर जो वो कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, आपके गुफी पेंटल और कुछ इस तरह के मर्मज्ञ और जाने पहचाने नाम, अर्जुन और इस तरह के लोग उसमें काम कर रहे थे। और इत्तेफाक ये था कि हम लोग एक ही ट्रेन से, शूटिंग कहीं बड़ी फेमस जगह है गुजरात की, वहां पर, तो वो लोग ट्रेन में जिक्र करते जा रहे, यार वो जो कैरेक्टर था वो पुनीत भाई वाला, वो कौन कर रहा है? मैं नीचे वाली सीट पे था, तो मुझे पता था मैं कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ आप? उन्होंने पूछा कैसे जा रहे हैं, मैंने कहा जी मैं भी छोटा सा रोल मिला है। गुफी पेंटल जी थे, तो 5 लोग हम जा रहे थे, तो जिक्र होता जा रहा था। गाड़ी में बैठे उस लोकेशन पे पहुंचे, 2 घंटे की जर्नी के बाद सब तैयार होकर आए। गुफी पेंटल एक अलग ओरा, क्योंकि वो महाभारत हिट हो चुकी थी, कुछ और अलग अलग ओरे में, और मैं डरा सा आदमी हरियाणा का। लेकिन जब सीन के लिए आए तो देखा कि उस मेन चेयर पे मैं बैठा हुआ था जो विलेन की थी। सर उनका मुंह फटा रह गया सभी का, अरे आपने बताया नहीं? मैंने कहा मुझे तो पता नहीं जी, यहाँ आके बताया कि ये वाले कपड़े पहनने हैं आप। तो अनफॉर्चुनेटली फिल्म चली नहीं। इन दैट फिल्म आई वॉज मेन विलेन। उसके बाद एक फिल्म थी बहुत बढ़िया, विजय घाटगे जी ने बनाई थी, एक प्ले को लेके, बहुत अच्छी फिल्म थी। उसमें भी भाईजान का एक कैरेक्टर था, वॉज मेन विलेन, जो शोभा यात्रा दैट प्ले है, एक बहुत मराठी प्ले शोभा यात्रा, उस पर विजय घाटगे जी ने एक फिल्म बनाई थी शोभा यात्रा के नाम से ही, और उसमें
पुनीत और सब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के सब एक्टर्स थे। उसमें जो मेन एक्टर है जो शोभा यात्रा को चलने नहीं देता, दंगे करवा देता है बॉम्बे में, ये होकर, वो मैंने ही प्ले किया था, मेन विलेन। अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म भी नहीं चल पाई। और फिल्म भी कौन सी चली, लगे रो मुन्ना भाई, नाई बना के खड़ा किया हुआ था। एनीवे, तो इस सब चीज़ें चलती रही। आहिस्ते आहिस्ते मैंने हिंदी फिल्में भी करनी शुरू की। और चूंकि हरियाणवी फिल्में आ रहा था मैं, तो हरियाणवी मैंने पियर की चुंदड़ी की। रिस्पॉन्स अच्छा, बहुत अच्छा, पब्लिक का रिस्पॉन्स नहीं मिला। ऑल्दो रेवाड़ी में 3 वीक तक चली थी एक थिएटर पे। उसके बाद कुछ हिंदी फिल्में करता रहा। करीब मैंने 21 हिंदी फिल्में की। नाम तो बड़ा मुश्किल है बताना, लेकिन क्योंकि बहुत बड़े बड़े, जैसे अरुण जेटली के होते थे, दिल्ली के डायरेक्टर प्रोड्यूसर, उनकी थी बच्चे क्या कहेंगे, आखिरी रास्ता, अमेरिका में होता होगा, कुछ 4 फिल्में उसकी कास्टिंग में मैं करता था। और इस तरह करके इन टोटलिटी मैंने इतनी फिल्में की। लेकिन चूंकि कोई फिल्म भी हिट नहीं हुई, तो फिर रिस्पॉन्स आदमी को पहचाना तभी जाता है जब आप हिट हो जाते हैं। आप बेशक एक्टर हो, बेशक आप अभिनेता हो या नेता हो, कुछ भी हो। तो उतनी वो फिल्में हिट नहीं हुई। तो याददाश्त के लिए तो मैं अब क्योंकि इंटरव्यू कर रहा हूँ तो नाम बता रहा हूँ। और आप अचंभा करेंगे कि जब लगे रो मुन्ना भाई हिट हुई तो 4 फोन और मेरा रोल इतना सा, वो भी एडिट हो ही जाता है जैसे मैंने बताया। तब मुझे पता चला कि फिल्म करो तो बड़ी ही करो। किस्मत की बॉबी देओल के साथ में, मुझे जो याद आता रहेगा मैं बीच बीच में बताता रहूँगा। तो 9 में मैंने फिर से ठाना कि हरियाणा के लिए कुछ करना चाहिए, और मैंने एक फिल्म लिखना शुरू किया, एंड इट वॉज कुनबा। कुनबा के लिए चूंकि मुझे एक कास्टिंग चाहिए थी, प्रॉपर अच्छे एक्टर चाहिए थे, तो बड़ा सरप्राइजिंगली आपको लगेगा कि राजेश खन्ना साहब के ऑफिस में गया, क्योंकि मैं इफ्को में जॉब करता था। मेरा ऑफिस बांद्रा में था, राजेश खन्ना साहब का ऑफिस खार में था, नज़दीक पड़ता था। उनके ऑफिस में 2-3 चक्कर लगाए, एक बार मिलने का इत्तेफाक भी हुआ। उन्होंने बहुत अप्रिशिएट भी किया। मैं वो कैरेक्टर बाबूजी का जो मैंने उस फिल्म में किया, मैं उनको करवाना चाहता था। मेरे उसके अलावा मैं किसी को नहीं कास्ट कर रहा था, फिर मैं अपने आप को ही कर रहा था। प्राण साहब से मिला मैं इस फिल्म में, लक्की के फिल्म के लिए मैं बड़े बड़े लोगों से मिला, प्रेम चोपड़ा जी से मिला, कादर खान एंड श्री राम लागू, तो ऐसे लोगों से मिला। अल्टीमेटली वो जो कैरेक्टर था एक, वो कादर खान साहब ने एक्सेप्ट कर लिया। और कादर खान साहब 2002 के बाद से कोई फिल्म नहीं कर रहे थे। और ये फिल्म मैं बात कर रहा हूँ 2010 की। उनका बेटा है सरफराज, क्योंकि मेरा उनके घर अक्सर आना जाना होता था स्क्रिप्ट को लेके, और वो तो महारत हासिल किए हुए थे। तो मैंने उनको नाराज होते देखा, क्या अबू तुम चुतिया, ऐसे ही बोला उन्होंने, यहाँ तो कुछ काम करते नहीं और हरियाणा जा रहे हो काम करने के लिए। तो उन्होंने भी कहा इस लड़के का प्यार ही ऐसा है। एनीवे, वो कैरेक्टर कादर खान साहब ने किया। उस फिल्म में मुश्ताक खान को भी लिया, कुछ और लोगों को लिया। फिल्म वो भी बहुत बढ़िया है। वो थी एक कहानी है बुजुर्गों को लेके, जो आज के समय में बड़ा प्रिवेल हो रहा है कि जब 70-80 साल का आदमी बाई चांस बीमारी या आघात से अगर गुजर जाता है, तो लोगों की दृष्टि, कुनबे की दृष्टि बदल जाती है और अल्टीमेट वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, किसी लायक रहता नहीं जब आदमी बेड कन्फाइंड हो जाता है। तो बुजुर्गों को लेकर फिल्म थी, बहुत अच्छी फिल्म है, आप देख भी सकते हैं उसको। वो फिल्म की और कुछ और फिल्में चलती रही जी। अब 14 में रिलीज हुई, 12 में मैं वापस आ गया, इसी फिल्म को किया। इन द मीन टाइम हरियाणा की और फिल्में की, जैसे मैडम उषा शर्मा ने बनाई चंद्रावल पार्ट 2, उसमें मैंने हीरो के फादर का कैरेक्टर किया। कर्नल JK सिंह हैं गुड़गांव से डायरेक्टर, उन्होंने बनाई माटी घरे पुकार, उसमें मैंने विलेन का कैरेक्टर किया। एक आध फिल्म जो दिमाग में से निकल रही है, आएगी तो मैं बताता हूँ। तो इस तरह ये सब जर्नी चलती रही, बस चलती रही, चली रही है। ऐसा कुछ पाया नहीं कि श्वास के साथ कहीं खड़ा हो जाए। एक लगन है अभी भी, 2 years रनिंग माइंड। ये मेरा एक इतिहास रहा है नाटक के लिए। हाँ, एक बात बहुत उम्दा मैं करना चाह रहा था कि मैं थिएटर कंटिन्यू कर रहा हूँ। एंड मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं तो अपने आप को अकेला ही समझता हूँ, हो सकता है 1-2 भाई और भी हों जिनको मैं जान नहीं पा रहा, कि 4 प्ले तो मैं सोलो कर लेता हूँ आज के समय में। दैट इज डेड इन चूपर निर्मल वर्मा, दैट इज संक्रमण कामतानाथ, दैट इज बड़े भाई साहब मुंशी प्रेमचंद, एंड वन इज ख्वाब आलोक तिवारी। तो 4 प्ले हैं जिनको मैं, और कम से कम 10-10, 12-12 बार, एक बड़े भाई साहब वाले प्ले को छोड़ के, क्योंकि मेरी फिजिक की वजह से मुझे लगा कि उस कैरेक्टर में फिट नहीं हूँ, मैंने वो प्ले रिपीट नहीं किया, वरना वो कैरेक्टर मैं सोलो कर लेता था। तो ये मैंने प्लेज में किया। इसके अलावा बहुत सारे प्ले, एक प्ले मेरा लिखा हुआ है खुद का, हरियाणवी प्ले है, 70 उसके शो कर चुका हूँ, और उसी प्ले पर आजकल मैंने उसको फिल्म फॉर्मेट में डाल के फिल्म फॉर्मेट कर रहा हूँ। राजपाल वगैरह को सब मैंने साइन किया हुआ है। दैट इज, सुखते चाहे जीवना तो भोंदू बन के रहे। बहुत मार्वलेस कॉमेडी, आउटस्टैंडिंग कॉमेडी, 70 शोज, लोग फैन, ऑल ओवर इंडिया, बेस्ट प्ले। तो हरियाणा में ह्यूमर कुट कुट के जिसमें भरा है। इसके अलावा जब भी मौका लगता है, हमने एक रेजांगला को लेके जो 1962 का वार था, दिवाली 62 के नाम से किया, जिसमें हमारे 124 सैनिक थे और 1386 चीनी थे। 1400 चीनी थे जिनको 1386 को मार दिया था हम लोगों ने। 114 लोग हमारे भी मारे गए थे, 5-6 लोग जीवित भी बच गए थे, 5-6 लोग उन्होंने
पकड़ लिए थे। तो इस तरह का प्ले और भी कई प्रयोग प्लेज में मैं करता रहा, करीब 50 प्ले मैंने किए होंगे। सारे प्ले डायरेक्ट मैंने ही किए हैं, ये प्रभु की कृपा रही कि फिर आजकल के समय में जब चीज़ें OTT पे कन्वर्ट होगी तो सब शॉर्ट फिल्मों का समय आ गया है, OTT का, बड़े बड़े सिनेमा हॉल होते थे ये सब बंद हो रहे हैं। तो फिर मैंने OTT पे पिछले दिनों एक फिल्म की, उसका नाम था चंदा इज़ एवरीवेयर। ये उस लेडी की बायोपिक है जो रेवाड़ी शहर में एक 83 साल की वृद्धा माँ है, जो जिसके हस्बैंड भी शराबी रहे, बच्चे भी शराबी बन गए, एक हस्बैंड मर भी गया, एक और शादी होगी, इस तरह की उसकी बायोग्राफी थी। उसको मैंने प्रॉपर से लिया, सेलुलाइड पे उतारा और वो कूड़ा बीनती है, कूड़ा बीनने वाली औरत की कहानी है जो सुबह 6 बजे निकल जाती है और 10-11 बजे तक जो 200-400 रुपये का कूड़ा बेच के आती, बोतल, प्लास्टिक का बोतल्स या वो पन्नी वन्नी होती है, उनको बेच के जो पैसा आता है उससे उसका घर चल रहा है। तो उसको हमको इंटरनेशनली एक्लेम भी हुआ, 2-4 अवार्ड भी मिले। ज़्यादा अवार्ड के लिए हम भेज भी नहीं पाए क्योंकि वहाँ भी पैसा चाहिए होता है। तो एनीवे इस तरह का फिर आजकल हमने सोचा कि चीज़ें बदल रही हैं, तो वीडियो एल्बम पे भी काम किया। एक वीडियो में हमने की भी ढूंढे की चाल, हरियाणी, उस पर 2.5-3 लाख लोगों का व्यूअरशिप बनी। बस लेकिन ऐसे ही चल रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और कल्चर को लेके तो यही हमारी एक जीवन रहा है। इसके अलावा सामाजिक जीवन और पारिवारिक जीवन भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है, जो मैंने कहा कि अछूते हिस्से हैं वो, और आपकी सक्सेस इसी में छिपी होती है कि आपकी परिवार का कितना योगदान है। एक किस्सा मेरे को याद आ गया, मैं सुनाता हूँ कि जब मैं बॉम्बे गया 88-89 में पहली बार, तो मैंने एक फिल्म की थी वहाँ पे, लेकिन अखबार में मेरी एक बहुत बड़ी एक वो आई, दक्षिणी हरियाणा का उगता हुआ सितारा। तो मेरे फादर साहब ने उस दिन 7 अखबार खरीदे, 2-3 तो राव साहब को भेजे। इस तरह का उन्माद पेरेंट्स में भी होता है कि जब आप कुछ कर रहे होते हैं तो पेरेंट्स को, साथियों को बहुत खुशी होती है। ऐसे मेरे जीवन में चलते चलते अरविंद स्वामी जी भी हैं, डायरेक्टर है हरियाणा के, उन्होंने 10-12 फिल्में, सभी लोग जानते होंगे, उन्होंने की। मैं उनके संपर्क में भी आया, उनका भी वादा है कि वो मेरे से काम लेंगे, कैसे लेंगे वो जाने। बस ऐसे ही कुछ हम लोग राइटिंग पे लगे हुए हैं, और प्रभु ने चाहा तो सब अच्छा ही होगा, वरना सब बढ़िया जीवन जी लिया है, बढ़िया सैलरी हैंडसम इफ़को ने दी, बहुत सम्मान दिया। इफ़को इटसेल्फ जब प्ले करवाती थी, उसमें भी हमने एक प्ले किया कांडला में, कबीर। वो हमारी इंटरनल, क्योंकि एक टीम होती है, 7-6 प्लांट है, हेड ऑफिस है, तो इंटरनल उसमें हमारा वो प्ले भी फर्स्ट रहा। उसका मैंने उसमें कैरेक्टर किया, दैट वाज मार्वलेस। एनीवे, थिएटर पे मैं अभी भी ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि आदमी को प्रॉपर एक्टिंग सीखने के लिए या संजीदा होने के लिए लाइफ में थिएटर जरूर करना चाहिए। ग्रास रूट यहीं से बनता है, वरना जो पैराशूट से आए हैं बहुत सारे एक्टर्स के बच्चे, आप जानते हैं, वो कहाँ निकल पाए। तो और सेटिस्फेक्शन मिलता है आपको, जितना समय मिलता है, जितना समय उतना कर भी पाते हैं आप, मतलब ज्यादती नहीं होती आपके अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ, भाई बहनों के साथ थोड़ा समय निकाला, थोड़ा क्रिएटिविटी होती है। तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट मेरा ख्याल है लाइफ में। अभी स्वामी जी ने एक बहुत बढ़िया और उम्दा बात कही कि आम आदमी और कलाकार में क्या अंतर होता है। सर मैं एक बात बताता हूँ आपको, इंग्लिश के कितने शब्द होते हैं? 26। हिंदी के कितने होते हैं? 36। उन 36 शब्दों को बोल के कोई तुलसीदास बन गया, कोई कालिदास बन गया, कोई रामदेव बन गया, कोई भारत भूषण बन गया, कोई अमिताभ बच्चन या दिलीप साहब बन गए, और कोई लालू भोलू तेली। खेलना उन 36 शब्दों में ही है सबने। और ऐसे ही जब इंग्लिश के 26 शब्द हैं, उनमें कोई बनारड शाह हो गए, कोई लेनिन हो गए, कोई लिंकन हो गए, कोई ये और वो, और कोई लालू भोलू तेली। इसका मतलब आपको अगर शब्दों का प्लेसमेंट आता है, शब्दों को तराश के लाइन से लगाना आता है, तो यू आर एक्टर, अदरवाइज यू आर कॉमन। दिस मेजर डिफरेंस। वरना कोई भी फिल्म ऐसी नहीं होगी, कोई भी बात ऐसी नहीं होगी जो 26 और 36 शब्दों से बाहर हो। और जो शब्द वो लोग बोलते हैं वो हमारी समझ में भी आता है। इत्तेफाक एक शब्द किसी एक्टर ने बोला तो समझ में आता है, लेकिन चूंकि हमारी जब बारी आती है बोलने की, इत्तेफाक हमारे दिमाग में आता नहीं है ना, अचानक चांचक पता नहीं क्या आ जाता है दिमाग में। तो जब शब्दों का प्रॉपर प्लेसमेंट होता है, वही चीज उस बात को रंग रूप देती है, सुंदरता दे देती है, और इसी को विजन बोलते हैं, इसी को कलाकार और आम आदमी में फर्क बोलते हैं। सर 1916 में मेरे ख्याल है या 1918 में पहली फिल्म आई थी हरिश्चंद्र, जिसमें ना शब्द थे, ना आवाज़ थी, ना और कुछ थी। कैमरे की साइज इतनी बड़ी होती थी, 5-7 लोग तो उसको उठा पाते थे। क्या आज हम उस स्थिति से गुजर रहे हैं? नहीं सब। आपका ये छोटा सा कैमरा, और इससे भी छोटा कैमरा, मोबाइल का कैमरा, आजकल फिल्में बना के हिट हो रही हैं। तो कितना बड़ा अंतर आ गया है। यही कारण है कि साइंस डे टू डे प्रोग्रेस कर रही है, दैट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्टिंग, इन रिस्पेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइक सोशल लाइफ। आप किसी भी स्तर पे चले जाओ, आज का ये जो बढ़ता हुआ एकदम लोगों का ख्वाब है,
उसको रिसीव करने के लिए हम लोग मंगल तक पहुंच गए, चांद तक पहुंच गए, कहीं और पहुंच गए, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन बहुत क्लियर बैठता है, लोगों की समझ में भी आता है। एक भाषा मैं यहाँ बोल रहा हूँ, चांद पे होके आती है ऊपर, 1 सेकंड में आपके पास आ रही है। तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी में आज कैमरों का बढ़ता हुआ दायित्व, बढ़ता हुआ कैमरों का नया नया एक स्वरूप, उसके साथ साथ फिल्म को बेसिकली एडिटिंग एक बहुत उम्दा एक हिस्सा होता है फिल्म का। आप तो कुछ भी कर लो, फिल्म तो वो होती है, दैट्स व्हाई इट्स सेड कि फिल्म इज द मीडिया ऑफ डायरेक्टर। तो एडिटिंग अगर आपकी परफेक्ट है, उस कॉस्ट पे अगर एक्टर या दूसरी कुछ खामियां रह जाती हैं तो आप वहाँ से रिकवर कर लेते हैं। ये भी आज की प्रोग्रेस का ही एक हिस्सा है। कई बार तो हम लोग देखते हैं कि हमने कुछ किया ही नहीं, या बहुत बड़ी साउथ की जितनी फिल्में आती हैं सारा एडिटिंग का खेल है, वरना ऐसे थोड़े 3-3 पहाड़ों से कोई कूदते हैं। तो ये फिल्म का जो टेक्नोलॉजी है बहुत स्पीड से डे टू डे चेंज हो रही है सर। और पहले क्या होता था कि कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए एक टाइट से 3 एक उनके क्लोज होते थे, मास्टर, मिड क्लोज, टाइट क्लोज, ऐसा कुछ होता था। आजकल तो नखुन की भी लेते हैं लोग फोटो, है ना। तो ये टेक्नोलॉजी की तो देन है सर, क्योंकि हमारे पुराने समय से, मैं अपनी बात कर रहा था 88 से, जब से मैंने इन विधाओं में काम करना शुरू किया, फिल्म में या थिएटर में, और आज के परिप्रेक्ष्य में ले तो टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है, इतनी ग्रो कर गई है, सुविधाएं इतनी बढ़ गई हैं। इसीलिए मेरा ये भी मानना है कि कहाँ हमारे समय में फिल्में 2-2, 3-3 महीने में बनती थी। आपने देखा होगा कि कई फिल्मों को, एक आध फिल्म तो बहुत हिट रही हैं, वो उन्हें 8-8, 10-10 साल भी लिए। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से चीज़ें बहुत आसान हो गई। हमारे समय में जब हम स्क्रिप्ट लिखते थे तो एक तो लिखना, फिर उसके बाद टाइप करना या उसको रीराइट करना, महीनों महीनों लग जाते थे। आजकल भी होता है, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी आगे कि आप बोल रहे हो, आपके सामने आपका मोबाइल रखा है और चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा है। तो सुविधा बहुत बढ़ गई है। उससे क्या है कि ट्रांसमिशन बहुत फास्ट हो गया है, समझने में बहुत कम समय लगता है एक्टर को भी, राइटर को भी, डायरेक्टर को भी, कि भाव क्या है, फिल्म का भाव क्या है, मूड क्या है। पहले बहुत लंबे लंबे डिस्कशन होते थे, आजकल तो टेलीफोन, आज सुविधा इतनी हो गई कि हमारे समय में टेलीफोन होता ही नहीं था, मोबाइल पर्टिकुलरली तो कहाँ होता था, कहाँ हम लोग आपस में बात भी कर पाते थे। आजकल चूंकि मोबाइल आ गए हैं जिसने हर चीज़ों को बंद कर दिया है, फिल्म भी लोग इस पर शूट करने लगे हैं। टेक्नोलॉजी का अपना महत्व तो है, और महत्व ही नहीं है, टेक्नोलॉजी समाज के लिए बहुत सार्थक भी साबित हुई है। और हर क्षेत्र में, फिल्म और सिनेमा के क्षेत्र की बात नहीं कर रहा, आप थिएटर में भी लीजिए। पहले हम लोग सेट बनाते थे, पूरा प्रॉपर सेट बनाना, उसको देखना 1-2 दिन लग जाते थे सेट बनाने में। आजकल आप कंसीव करो, चीज़ें लो और टेक्निकली जोड़ो, या आप एलईडी पे दिखाओ, एलईडी पे पूरा सेट दिखा रहे हो, आपकी कहानी बड़ी क्लियर हो जाती है। तो आज के समय में, और अगर हम अपने पुराने समय की बात करें तो दिन और रात का अंतर हो चुका है इन टर्म ऑफ सिनेमा टेक्नोलॉजी, थिएटर टेक्नोलॉजी, और रादर राजनीति में भी बहुत चेंज आ गया है। हर चीज़ जो हमारे जीवन को कोई भी चीज़ प्रभावित करती है, सब चीज़ें बहुत बदल गई हैं। लेकिन हम चूँकि बात सिनेमा की कर रहे हैं, तो आज के समय में अब देख रहे हैं ओटीटी पे बच्चे सिर्फ मोबाइल से ही फिल्म बना के डाल देते हैं और लाखों कमा रहे हैं। टेक्नोलॉजी का अपना महत्व है, विजन आपको चेंज तो करना होगा, अपना विजन उसी तरह का अपनाना होगा, वरना एक आध साथी ऐसे जिनका एग्जाम्पल लूँ मैं कि वो पुराने उसमें फंसे रहे तो वहीं रुक के रह गए। लेकिन आज के समय में आप देखिए कि कितनी प्रोग्रेस हो रही है फिल्म्स के लिए। रादर सीरियल्स घर में बन रहे हैं, रादर एड्स घर में बन रहे हैं, घर में मतलब अपने कहीं भी स्थान पे। पहले मुंबई एक जगह होती थी जहाँ सबको जाना पड़ता था, नेगेटिव का जब समय होता था। आजकल मुंबई की कहाँ ज़रूरत होगी, आजकल आप कभी चले जाओ, मुंबई में कोई एक्टर मिलेगा नहीं, सब लोग तो यहीं पे आए हुए हैं, बाहर, क्योंकि सब चीज़ें वहीं अवेलेबल है। रोहतक में हर चीज़ अवेलेबल है, रेवाड़ी में हर चीज़ अवेलेबल है जो बॉम्बे में है। तो इसने जीवन को सरल तो बनाया है, उम्दा भी बनाया है, सार्थक भी बनाया है, प्लस बड़ा एजुकेटिव भी बनाया है, और सभी विषयों को लेकर, सभी बातों को लेकर बनाया है। टेक्नोलॉजी के बढ़ने का ये नुकसान भी है कि आप अपनी ओरिजिनलिटी को भूल जाते हैं, और कॉपी पेस्ट का समय है तो कॉपी पेस्ट कर देते हैं। उससे आपकी जो क्रिएटिविटी है, राइटिंग क्रिएटिविटी है, मैं अपनी बताऊं कि एक फिल्म को लिखने में, मैं बहुत सारी फिल्में लिखी नहीं, मैंने 3 फिल्में लिखी हैं, तीनों फिल्में बनाई हैं, तीनों फिल्में रिलीज हुई हैं। एक फिल्म पे मेरा काम चल रहा है, लेकिन 2-2, 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं। तो दैट इज़ क्रिएटिविटी। जब आप कंसीव करते हो और उस क्रिएटिविटी को कोई दूसरा साथी लेता है, कॉपी किया, पेस्ट किया, ये नुकसान भी है इसका, क्योंकि चीज़ें बाहर निकल जाती हैं, आउट हो जाती हैं, है ना। सिस्टम इतना बढ़िया एडवांस हो गया है आजकल की, कोई भी चीज़ अपनी पर्सनल नहीं हो सकती किसी कैमरे में, किसी मोबाइल में। आजकल जहाँ इतनी मेहनत लगती है फिल्म को बनाने में, और उसके परिणाम से पहले ही कई बार बाहर चीज़ें आ जाती हैं, ये टेक्नोलॉजी का नुकसान भी है। क्रिएटिविटी मतलब संरचना, रचनात्मक कार्य बहुत बड़ा विषय है। अब मैं अपने ऊपर पर्सनल लेता हूँ तो मैं अपनी क्रिएटिविटी को
बिल्कुल कई भागों में बांट देता हूँ कि मैं प्ले करता हूँ, मैं फिल्म करता हूँ, मैं फिल्में लिखता हूँ और वर्तमान समय में फिल्में डायरेक्ट भी करता हूँ। तो आप जब वन हैंड क्रिएटिविटी चल रही है तो परिणाम भी इसका अच्छा ही होता है। हार और जीत रण में अपने ही कर्म की होगी, लड़े जा लड़ाई अर्जुन, जीत तो धर्म की होगी। एक्चुअली में इसको मेरे को जीवन में इसकी व्याख्या करने में मुझे बहुत मौके मिले। मेरे अंदर एक पैशन था कि मैंने थिएटर करनी है, एक्टिंग करनी है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक्सीडेंट की वजह से, पैर जाने की वजह से एक अजीब सा एक खालिस्तान सा हो गया था जीवन में, जो थिएटर इसको भर देता था। मुझे कुछ किस्से भी याद आ रहे हैं। जैसे एक तो मैंने शायद बताया था कि तकरीबन लोगों के पेरेंट्स, मेरे भी यही हाल था कि खुश नहीं होते थे जब कॉलेज में आप के नंबर कम आ रहे हैं या पढ़ाई में पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे हो और दूसरी एक्टिविटीज़ में आपका समर्पण या ध्यान ज़्यादा है, तो घर में भी आप क्रिटिक्स के डांट के शिकार होते थे। ऐसे मेरे साथ हुआ कि मेरे को क्योंकि थिएटर से बहुत लगाव था और 1988 में मैं किसी दोस्त के साथ बॉम्बे गया इत्तेफाकन। मेरे को मैं हूँ गीता, उस फिल्म का नाम याद आ गया, उसमें मुझे काम करने का मौका मिला। उसमें उपासना सिंह हीरोइन थी और मैंने उसके देशभक्त फादर का कैरेक्टर किया था। पेरेंट्स बहुत खुश नहीं थे, पर्टिकुलर फादर। मदर तो मेरी चूंकि हाउस वाइफ थी, हाउस मदर थी, तो इतना उनको नहीं था, लेकिन फादर। लेकिन एक समय ऐसा है जब फिल्म रिलीज हुई, उन दोनों में फिल्में चल जाती थी किसी तरह की फिल्म हो, क्योंकि मनोरंजन का कोई साधन ही नहीं था। आप एक संडे को एक फिल्म देखते थे, बुधवार को एक चित्रहार देखते थे, कुछ घरों में टीवी होता था। आज का समय तो था नहीं कि आपके नखुन पे सामने शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, किसी को देख लो आप, तो वो समय था। तो एक बार मेरे को पेपर ने कवर कर लिया, मैगजीन में, पेपर में, द ट्रिब्यून में। वहाँ के जो कॉरेस्पॉन्डेंट थे रोस्तगी साहब, उन्होंने लिखा कि दक्षिणी हरियाणा का उगता हुआ सितारा। पेरेंट्स को इतनी खुशी हुई सर फादर को कि एक पेपर हमारे घर में आता था, 7 और खरीदवा स्पेशल, क्योंकि वो एडवोकेट थे बाय प्रोफेशन, तो मुंशी को भेजा और वो डिफरेंट लोगों को उन्होंने वो पेपर बांटे। भाव ये कि थिएटर में या फिल्मों में इतनी क्रिएटिविटी है कि जब आप उसके ऑप्टिमम पॉइंट, तो बहुत बड़ी बात है, कोई भी तय नहीं कर पाते, लेकिन कुछ पॉइंट जब आप तय कर लेते हैं तो समाज से बहुत इज्जत मिलती है, बहुत रुतबा मिलता है, बहुत प्यार भी मिलता है, कई बार जीवन साथी भी मिल जाता है। तो दैट्स हैपन विद मी। मैंने इस अपनी जिज्ञासा को बनाए रखने के लिए एक थिएटर ग्रुप बनाया, एक फिल्म का एक बैनर रजिस्टर किया। उस थिएटर ग्रुप के माध्यम से डिफरेंट साथियों को जोड़कर बहुत सारे प्लेज किए। उस बैनर के तहत बेशक एक फिल्म बनाई हो, लेकिन अपनी लिखी हुई फिर 3-4 फिल्में बनाई। वैसे मैंने हरियाणा की 10-11 फिल्मों में काम किया, हिंदी की 18-20 फिल्मों में काम किया, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। एक किस्सा बल्कि मुझे बहुत याद आ रहा है थिएटर के पैशन का, कि एक बार मैं यहीं रोहतक में कहीं पोस्टेड था कुछ समय के लिए, और जो मेरे इमीडिएट बॉस थे वो मुझसे बहुत खुश नहीं थे। तो उन्होंने हमारे संस्था के हेड को यहाँ बुलाया एरिया ऑफिस में, और उन्होंने कंप्लेंट की मेरी, जो वाजिब थी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इतना समय निकाल नहीं पाता था मैं शायद। भाई मार्केटिंग डायरेक्टर वाज अ नाइट, मैं भी अपने माफी मांग के 6:30 बज गया। आर्ट फॉर्म को लेके जो सामाजिक रिस्पेक्ट, सामाजिक बदलाव और सामाजिक चीज़ें देखने को मिलती हैं, अगर एक कलाकार उन सभी बातों पर उम्दा उतर जाता है तो कमाल होता है। आप जब अच्छे कलाकार, अच्छे क्रिएटिव एक्टर, राइटर, डायरेक्टर कुछ भी होते हैं तो, और समाज आपकी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है, तो परिवार में जो आपकी रिस्पेक्ट होती है, समाज में जो रिस्पेक्ट होती है, सोसाइटी और नेशन लेवल पे जो रिस्पेक्ट होती है, वो कमाल होती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप रचनात्मक कार्य करते हैं, कोई लेखन करते हैं या कोई निर्देशन करते हैं या आप अभिनय करते हैं, तो इनिशियली वो आपके लिए इसलिए दुखदाई हो सकते हैं कि शायद परिवार सपोर्ट नहीं कर पा रहा हो, परिवार का फाइनेंस सपोर्ट नहीं कर पा रहा हो, या खुद के पेरेंट्स वगैरह सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो। लेकिन जब एक जगह आपकी समाज में बन जाती है तो आप एक एग्जाम्पल बन जाते हैं उस समाज के लिए जो आपके बहुत बड़े क्रिटिक्स रहे हैं। और इस मामले में मेरा यही एक मानना रहा है, और मैंने देखा है जीवन में, जब मैं जॉब करता था तो एक आध बार झूठ बोल के, एक बड़ा किस्सा मैं बहुत बढ़िया सुना रहा हूँ कि क्योंकि मैं थिएटर करता था और एक जिम्मेदार पद पे था जहाँ भी मेरी पोस्टिंग थी, तो नाटक की डेट तय कर लेते थे या नाटक की रिहर्सल के लिए पर्टिकुलर डेट तय कर लेते थे नाटक के शो के लिए। छुट्टी मिलती नहीं थी, तो होता ये था कि बॉस को ये कहता था, साहब मेरी बुआ मर गई, जाना पड़ेगा। मरने पे कौन रोकता है, भेज दिया जी उन्होंने। मेरी 2 बुआ हैं, मतलब वास्तव में। मैंने कहा जी वो बुआ एक्सपायर होगी, छुट्टी 2 दिन के लिए नहीं पड़ेगी। मौत पे मैंने दोबारा कहा कि इस तरह की सिंपैथी होती है, दे दी। एक बार चौथी बार मैंने 5-4 महीने के अंतराल में फिर कह दिया जी वो बुआ एक्सपायर होगी तो 2 दिन की छुट्टी चाहिएगी। तो उन्होंने मेरे को बुला रही है, बता तेरी बुआ कितनी है। मैंने कहा सारा गाँव ही बुआ है। तो ऐसे जी झूठ बोलने पड़ते थे। मेरे को याद है एक बार रामलीला के दिनों में घर की दीवार फांद के रामलीला देखने जाना पड़ा था। कमाल का शौक होता था, लेकिन क्योंकि ये इतना क्रिएटिव काम है
कि बाद में जब आप कोई स्थान पा जाते हैं, बना जाते हैं, तो आपकी रिस्पेक्ट उससे 4 गुना और 14 गुना बढ़ जाती है। आपका सामाजिक महत्व बढ़ जाता है, आपका पारिवारिक महत्व बढ़ जाता है, आपका व्यक्तिगत महत्व बढ़ जाता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि थिएटर या फिल्म्स आज के समय की इतनी बड़ी मांग है कि वो ना सिर्फ हमारे मार्गदर्शक हैं, बल्कि समाज को एक रास्ता दिखाती हैं, समाज में एक नई तरह का वाइब्रेशन पैदा करती हैं, सीख पैदा करती हैं। और हमारा कोई भी जीवन, किसी भी साथी का जीवन अछूता नहीं है बिना इस पटरी पे आए निकल जाए। वो दर्शक भी हो सकते हैं, वो इससे जुड़े हुए सीधे संपर्क में वाले लोग भी हो सकते हैं, वो इसमें सोसाइटी के कोई लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि उस तरह की क्रिएटिविटी है जो आदमी का अपना आकलन करवाती है, अपना पूरा व्यक्तित्व दिखाने की कोशिश करती है। और फिल्में पहले ऐसे होती थी, पहले जो फिल्म बनती थी उसमें आदमी अपना व्यक्तित्व देखता था, अपना चरित्र देखता था, फिल्मों से बहुत सारी सीख लेता था, बच्चों को ज्ञान देता था। आजकल डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि फिल्मों की जो मेकिंग है वो बड़ी कमर्शियल हो गई है। फुहड़पना भी डाल देते हैं लोग पैसा कमाने के लिए, कुछ अच्छे मैसेज भी नहीं होते, कुछ रिसीविंग मैसेज भी नहीं होते। लेकिन चूंकि अब इसका दर्शक इतना बढ़ गया है तो निर्माता और निर्देशक के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि उसकी जो कमर्शियल एंगल है उसका भी ध्यान रखें। उस हिसाब से कई बार चीज़ें वो नहीं दे पाते, समाज को देनी चाहिए। इससे लोगों के मन में एक दुख तो होता है, फिल्मों के प्रति घृणा भी होती है। ये मैं व्यक्तिगत रूप से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इस लाइन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं खुद एक फिल्मी आदमी होने के बावजूद बहुत सारी फिल्में नहीं देखता। बड़े बड़े बजट की फिल्में होती हैं, हम तो सोच भी नहीं सकते। एनीवे, बट लास्ट नॉट लिस्ट मैं यही कहूँगा कि इस तरह का एक रचनात्मक कार्य है फिल्म बनाना या थिएटर करना, जो समाज को दशा और दिशा देता है, जो व्यक्ति को एक नया समर्पण, नया जीवन देता है, नया पहचान देता है, नई एक उन्माद उसमें पैदा करता है काम करने के लिए, नई जिज्ञासा पैदा करता है। मैंने अपने बारे में कहा आपसे कि मैं डेफिनेटली कहीं पे किसी एक्सीडेंट का शिकार हुआ, लेकिन कॉम्प्लेक्स कभी कभी हो सकता है मुझ में, लेकिन मैं आज तक लगा रहा। तो यही देन है, क्योंकि ये जो लाइन है, ये जो क्रिएटिविटी है, ये बहुत अंततोगत्वा सुख में होती है समाज के लिए, परिवार के लिए। अपनों की दी हुई अपमान भरी तकलीफों को कोई किसी से कैसे कह सकता है। अपनों के अपनाई के भरम ही तो जिए जा रहा था मैं। सच नंगा ना हो जाए इसलिए समझता रहा, समझाता रहा। खानता मेरी पत्नी ये सब सह ना सकी और चली गई। मैं भी ये जानता हूं कि सच्चाई जिस दिन अपना लिबास उतार देगी उस दिन मैं जीवित नहीं बचूंगा। लेकिन अपने बच्चों के लिए दुआ मांगते हाथ बद्दुआ देने ना लग जाए, इसलिए मैंने सोचना बंद कर दिया, समझना बंद कर दिया। वरना इस अकेले कमरे में जीने का भ्रम पाले कितनी बार मरा हूं मैं बता नहीं सकता। पहली बार तब मरा जब मेरी 15 साल की नाबालिग बेटी के अवैध गर्भ का अबॉर्शन करवाने गया और उसके चेहरे पर इसका मलाल तक नहीं था। फिर जब मेरे बेटे ने कोर्ट मैरिज कर ली, अरे कम से कम मुझे बता तो दिया होता। और फिर जब कांता मेरी वाइफ मुझे छोड़कर चली गई, फिर तब जब बेटे से कीमोथेरेपी करवाने के लिए बोला तो उसने कहा कि पैसे नहीं है, और अगले दिन मियां बीवी दोनों यूरोप टूर पर निकल गए। फिर जब बीमारी के नाम पर मुझे, या इलाज के नाम पर मुझे इस छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया, और फिर जब मेरी बहू ने मुझे घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया और मेरा बेटा ये सब खड़ा देखता रहा। हे भगवान, इतनी किस्तों में मौत तो किसी को ना दे, किसी को ना दे। मैं आज तक नहीं समझ सका कि बच्चों के लिए प्यार और आनंद के ख्वाब देखना क्या क्या गुनाह है।
ऐसा लगता है जैसे आप में सचमुच बूढ़ा हो गया हूं, जैसे जैसे कई सौ साल गुजर गए हों। अब ना बचा जीने का कुछ सबब, लो अकेला आदमी अब मरा जाता है। एक दौर जिंदगी में ऐसा भी आता है, कहां गए ख्वाब उसके ढूंढता रह जाता है। ये थिएटर एक विधा है जिसके हम रंगमंच की बात कर रहे थे। एक ही मौका मिलता है कलाकार को एक बात कहने का, लेकिन चूंकि इसी बात को अगर आप फिल्म में कर रहे होते तो कुछ गलतियां जो मैंने बोली होंगी, आपने नोट भी की होंगी, वो उस पर्दे पे नहीं आती। लेकिन इसका आनंद अलग है, इसका महत्व अलग है, इसका प्यार अलग है, इसका सम्मान अलग है। रंगमंच को या फिल्मों को लेकर मैं यही कहूँगा कि मैं अपने व्यक्तिगत जीवन की अगर बात करूँ तो जैसा मैंने पहले बताया, नौकरी भी करता था, मेरे कुछ सामाजिक और पारिवारिक दायित्व भी थे, इसलिए मैं उतना खरा नहीं उतर सका इस क्रिएशन में, इस क्रिएटिविटी में। ये मुझे मलाल रहेगा, लेकिन फिर भी मैं शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले परमात्मा का, फिर मेरे महकमे का जिसने 40 सालों तक मेरे परिवार को पाला बढ़ाया, फिर मेरे उन साथियों का जो मेरे फिजिकली हैंडीकैप होने के बावजूद भी मुझे इनकरेज करते थे, और उन दर्शकों का जो बहुत मुझे प्यार देते थे, प्यार बांटते थे, जिनकी वजह से मैं इतना सक्षम हूँ आज भी कि हर महीने एक नाटक उनको दिखाता हूँ। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। और चूंकि अब मेरी जो जीवनचर्या है ये रिटायरमेंट लाइफ है, तो जब आप जीवन की रिटायरमेंट लाइफ पे बढ़ रहे हो तो कोई भी काम आप करते हैं तो समाज के लिए आदरणीय होता है, अपने लिए पूजनीय होता है, परिवार के लिए भी अब वो आदरणीय हो जाता है, निंदनीय नहीं रहता। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी ये यात्रा समाप्त करता हूँ और आपसे ये निवेदन करता हूँ कि सुसर्ग का अगर ये प्रयास आपको अच्छा लगा, रचनात्मक लगा, तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इस निमित्त यदि आपका कोई सुझाव हो तो हमें जरूर कमेंट कीजिए। नमस्कार। ऐसे ही पॉडकास्ट शूट के लिए दिए गए नंबर पर अपना स्लॉट बुक करें और सुसर्ग स्टूडियो पेज को अभी फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब करें।